वर्कशीट नंबर 1 एओडी में आपके पास रेट मेजर के क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक स्फेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आप देखिए पहले वो छोटा है फिर वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और वो स्फेरिकल है मतलब उसकी शेप भी स्फेयर की फॉर्म में ही है, तो उसकी रेडियस भी चेंज हो रही होगी। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी रेडियस भी चेंज हो रही होगी, उसका सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा होगा, और वॉल्यूम तो प्रोवाइडेड है, चेंज हो ही रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो वॉल्यूम का तो हमें पता है कि वो कैसे चेंज हो रहा है। आप पता लगाओ कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा होगा। और वो चेंज भी हमें तब फाइंड करना है जब आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। देखिए डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन ये थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एनीथिंग। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, आपको ये देखना है वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो इन्होंने किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया है। आप देखो सेंटीमीटर क्यूब तो साफ साफ बता रहा है कि मैं वॉल्यूम हूँ, लेकिन सेकंड ये बता रहा है कि मैं टाइम हूँ, मैं समय हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमें गिवन है कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, और ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। इसका मतलब उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि वो ds/dt फाइंड करें, और यही हमें निकालना है। ठीक है, बात है स्फेयर की। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4π/3 r³। ठीक है, तो जो चीज गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है d/dt ऑफ v, v का मतलब है 4/3 πr³, और ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो 4 से कैंसिल हुआ, कितना आया, 5 आया। तो बचा क्या हमारे पास, π/3 d/dt के साथ r³ इज इक्वल टू 5। आप देखो एक तो r है, एक आपके पास t है, भाई तो नहीं है। अगर वो भी t होता तो t का t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हो जाता, तो बिल्कुल ये अब इम्प्लिसिट की फॉर्म में होगा। तो r³ से तो आया 3r², और r की वजह से होगा dr/dt। साथ में है आपके पास π/3 और इक्वल टू में आया 5। 3 से कैंसिल हुआ 3, और आपके पास आ चुका है dr/dt इज इक्वल टू 5/πr²। पर हमें रेडियस दी हुई है, जो भी वैल्यूज दी हुई थी ये हमेशा लास्ट में आपको पुट करनी है। तो जैसे आपको dr/dt फाइंड करना है, तो ये हमारे पास में आया r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के केस में 5/π इंटू 8 का स्क्वायर, और आप चाहे तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर हमने ये क्या निकाल दिया, ये तो हमने dr/dt निकाल दिया। पूछा हमसे क्या है, ds/dt। देखो ये इसलिए निकल के आया, चाहे बात वॉल्यूम की हो, चाहे बात सरफेस एरिया की हो, स्फेयर की, सर्कल की, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो रेडियस होती है, क्योंकि उसमें जो सारे चेंजेस आ रहे हैं वो रेडियस की वजह से आ रहे हैं। तो हमारे पे वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम की वजह से हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस का चेंज आ गया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां से स्टार्ट कर लो। आपको चाहिए dA/dt, और एरिया, सरफेस एरिया होता है स्फेयर का 4πr²। तो देखिए ये आया 4πr² का करेंगे तो 2r, लेकिन ये t है ये r, इससे साथ में आएगा dr/dt। तो ये बन गया 8πr, और dr/dt की वैल्यू आ चुकी है 5/π8², 5/π8²। ठीक है, पाई से गया पाई, 8 से गया 8, r की वैल्यू 8, और आया मेरे पास 8 से 8, तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज आया है सरफेस एरिया का, वो भी जब r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। देखिए डाउट आया है अभी
किस तरह जो R8 है ये एक्चुअली में क्या है। आप ये सोचो कि बात वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की हो रही थी, ये छोटा सा बैलून है इस वक्त मेरे पास, ठीक है, ये छोटा सा बैलून है। अभी जब इसमें हम एयर पंप करेंगे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप देखो ये शुरू में तो जब ज्यादा हवा जाएगी तो एकदम इसका साइज बड़ा होगा, लेकिन जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका एयर जो है वो उतनी ही जा रही है, 20 जा रही है, तो फिर इसकी रेडियस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता था, इसमें तो इतना नहीं आएगा रिलेवेंट, और फिर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कॉर्नेटो आइसक्रीम लेके खाते हैं, शुरुआत में तो वो बहुत देर तक चलती रहती है, जैसे वो नीचे पहुंचती है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। आपके खाने की स्पीड नहीं बदली थी, लेकिन वो जो नीचे है उसमें वॉल्यूम बहुत कम बचा था, तो वो जल्दी जल्दी खत्म होती चली जा रही थी। आप देखो ये मेरे पास अगर इतना सा बैलून है और मैंने इसमें 20 एयर भरी फिल करी इसमें, तो ये एकदम बड़ा हो जाएगा। अभी भी 20 करी तो फिर ये इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर 20 करी तो ये और कम बड़ा होगा। आप देख रहे हो रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो कम होता जाएगा। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसमें एयर भर रहे हैं, इसकी सेहत पे क्या असर पड़ा होगा? मामूली सा असर पड़ेगा। ये और बड़ा हो गया, एयर आप उसी स्पीड से डालें तो ये बहुत कम चेंज आएगा इसके अंदर। तो रेडियस का जो चेंज है वो बहुत कम होता चला जाएगा। शुरुआत में ये बहुत ज्यादा रेडियस बढ़ेगी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसका मतलब चेंज कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज भी आपका बदल रहा है। इसीलिए चेंज किसकी फॉर्म में आ रहा है? आर की फॉर्म में। और इन्होंने पूछा है कि इस पूरे क्वेश्चन को आप तब बताओ जब हमारी आर कितनी है? 8। उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त रेडियस में चेंज आ रहा था इतना। और देखो अगर आर जो है 100 होती तो 100 का स्क्वायर अपॉन में आता, और अपॉन में 100 का स्क्वायर आना मतलब बहुत कम चेंज होना, क्योंकि आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो चेंज कितना आएगा? कम आएगा। और अगर ये यहाँ पे 1 होता तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होता। जब रेडियस है कम तो चेंज है ज्यादा, जब रेडियस है ज्यादा तो चेंज रह जाएगा कम। समझ में आ गई बात? अप्रोचिंग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए यहां से पता चलता है कि भाई वॉल्यूम की बात हो रही है, सेकंड से पता चलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। कहते हैं जब वॉल्यूम, देखिए अगर हमने क्यूब है, इसका वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे, मतलब इसका साइज जब बढ़ेगा तो इसका सरफेस भी बढ़ेगा। अगर इसका सरफेस भी बढ़ेगा तो हमें बताना है कि अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज 7 है तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो भी कब, किस इंस्टेंट पर, जब इसकी साइड या एज आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। तो जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब के साइड का क्यूब इज इक्वल टू 7। ये a है, ये t है, सेम नहीं है, लेकिन वेरिएबल होने की वजह से a क्यूब का हो गया 3a स्क्वायर, साथ में आएगा dA बाई dt। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर a तो कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन आपने 0 क्यों नहीं करा? देखिए इनके नाम से ये कांस्टेंट वगैरह नहीं होते, इनकी नेचर डिसाइड करती है कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर आपके पास में ये क्यूब है और इसकी एज दी हुई है a और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब a बढ़ रहा है। भाई ये इंक्रीज तो नहीं हो सकता कि अगर a इंक्रीज ना हो, ये बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। इसका मतलब a कांस्टेंट नहीं है, a वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आप लोग 0 नहीं करेंगे, आप उसे y की तरह, इम्प्लिसिट की तरह बॉक्स लगा के कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये 3a स्क्वायर आया, और a की वैल्यू दी हुई है 12, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो आ गया 3 के साथ 12 स्क्वायर, और आया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 7। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू आ गया 7 इंटू 3 इंटू 12 स्क्वायर के साथ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट साथ के साथ लिखते रहोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस काफी कम रहते हैं, ठीक है। अब बारी है
सरफेस एरिया के चेंज की, तो हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। आप देखो 6 को तो हम बाहर ले गए, अब डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ a स्क्वायर का। अब a तो वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन 0 तो होगा नहीं, तो इसलिए ds अपॉन dt आपके पास आया a स्क्वायर से आया 2a, साथ में आएगा dA बाई dt। आपके पास a की वैल्यू है 12 और dA बाई dt की वैल्यू आई थी आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन 1 से देख सकते हैं 7/3 इंटू 12 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए तो आ गया 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये स्फेरिकल बबल है और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो कन्फर्म इसकी रेडियस भी बढ़ रही होगी और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये हमसे रेडियस के बारे में भी पूछ सकते थे, ये हमसे सरफेस एरिया के बारे में तो क्या दे रखा है, तो ये हमसे कर्व सरफेस एरिया के बारे में दे रखा है, तो हमसे हेमीस्फीयर का कभी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से ये बात पूछी जा सकती है। तो रेडियस पूछ सकते हैं, मेनली वॉल्यूम पूछ सकते हैं। अब के बाद इन्होंने वॉल्यूम के बारे में पूछा है जब r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है उस इंस्टेंट पर। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। हमारे को दिया हुआ है इन्होंने सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देखिए r कांस्टेंट है, r स्क्वायर का हो गया 2r, पहले से है 4 पाई, उसकी वजह से आएगा dr बाई dt, किसके इक्वल आया 2 के, 2 से गया 2, r की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया 6 इंटू 4 पाई के साथ dr बाई dt इज इक्वल टू 1। तो dr बाई dt हमारे पास कितना आया 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कब आया है जब r की वैल्यू हमने रखी थी 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें dr अपॉन dt फाइंड नहीं करना, हमें तो वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो हमारे पास आएगा dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो ये इक्वल टू हो गया 4 पाई बाई 3 और r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3r स्क्वायर और r की वजह से dr बाई dt। 3 से 3 कैंसिल, 4 आया पाई आया, ये हमारे पास है dv अपॉन dt। लेकिन हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है कब, जब r की वैल्यू 6 है। तो r की जगह 6 लिखा और dr बाई dt की वैल्यू है 1/24 पाई, पाई से गया पाई, 4 से 6 और एक पावर, तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम में हो रहा होगा चेंज जब r की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में एक वाटर के बारे में बताया गया है। वाटर जो है वो लीक हो रहा है कॉनिकल फनल से और उसका रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब हमें सजेस्ट करता है कि ये वॉल्यूम की बात है, सेकंड कहता है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। कहते हैं फाइंड रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। तो देखिए अगर हम कॉनिकल फनल की बात करें तो कोन के अंदर क्या होता है, एक एल्टीट्यूड होता है, रेडियस भी होती है, स्लांट हाइट भी होती है, कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है, अपर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ बेस भी होता है। अब अगर उसमें से
पानी लीक कर रहा है तो हर चीज में चेंज आएगा, रेडियस में भी चेंज आएगा, एल्टीट्यूड में भी आएगा, स्लांट हाइट में भी आएगा। तो हमसे किसी के बारे में भी पूछा जा सकता था। अभी उन्होंने पूछा है कि वाटर लेवल कितनी तेजी से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो हमें वाटर लेवल के बारे में बताना है, वो भी उस इंस्टेंट पर जब ये टॉप से 2.5 सेंटीमीटर है। तो एक क्या करते हैं, इसकी रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, एक कॉनिकल फनल टाइप में हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। यहाँ पर ये कॉनिकल फनल और ये इसका एल्टीट्यूड, रेडियस भी है, और यहाँ से वाटर लीक हो रहा है तो वाटर जो है डाउन होता जाएगा, ठीक बात है। अब जो वाटर लीक हो रहा है वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया dV/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एल्टीट्यूड तो है 10, पूरा एल्टीट्यूड हमारे पास 10 है और रेडियस है हमारे पास 5, अगर हम वाटर लेवल को डाउन की बात अभी ना करें तो इसका एल्टीट्यूड हमारे पास है, अगर इसे देखें ये 5 है और ये 10 है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास R होगी तो ये हमारे पास H होगा, सही है, ओके। तो वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है, तो d/dt वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका 1/3 πr²h, और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से इस क्वेश्चन में एक नया चेंज आता है। देखिए हमें पता है जब वाटर लीक करेगा तो हर चीज में चेंज आएगा, इसका मतलब रेडियस भी चेंज होगी और एच भी चेंज होगा। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल है, तो हम मल्टी वेरिएबल में अभी क्वेश्चंस को नहीं करते, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। तो अभी देखो हमारे पास ये आर और एच है और हम एक वेरिएबल में ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आर को एच में कन्वर्ट कर लो या एच को आर में कन्वर्ट कर लो। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एच की है, तो हम आर को रिमूव करेंगे, बट आर की जगह क्या लिखे जिससे कि एच आ जाए। उससे देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने ये बोला कि देखो रेडियस अपॉन एल्टीट्यूड, अगर बात करें रेडियस अपॉन एल्टीट्यूड तो रेडियस कितनी है 5 और अपॉन 10, इसे ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं। या आप लोगों को अगर याद आती हो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर सिमिलर ट्रायंगल, तो उसे भी देख सकते हो आप 5 अपॉन 10 और r अपॉन h। तो अगर आपको बीपीटी याद रहती है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जब भी ट्रायंगल हो कोन आए तो आप देख लो कहीं इसके अंदर ये चांस तो नहीं बन रहे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो 1/2 आ गया, तो हम r की जगह लिख सकते हैं h/2। हम r को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट h की है, तो हमने r को हटाया, π/3 कांस्टेंट है, इन्हें हम बाहर ले आए, तो ये बन गया d/dt के साथ r की जगह लिखा h/2 का स्क्वायर के साथ h और आ गया 5। तो ये हमारे पास है π/3 और d/dt हुआ h³/4 इज इक्वल टू 5। ये h है ये t है तो बात सेम नहीं है, इसलिए h³ का तो हो जाएगा 3h², साथ में आएगा dh/dt, पहले से है 1 4 और इक्वल टू में है 5, 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये बन गया dh/dt इज इक्वल टू 20/πh²। अब देखिए उन्होंने कहा है ये dh/dt फाइंड करो जब ये टॉप से 2.5 हो। आप सोचिए पूरा तो 10 है, अगर ये टॉप से 2.5 है तो हमारे लिए h कितनी बची 7.5। तो उन्होंने इनडायरेक्टली अब की बात को पूछा है, आपको डायरेक्ट 2.5 पुट नहीं करना, आपको h पुट करना है, h पुट करना है आपको 7.5, क्योंकि वो टॉप से वाटर लेवल का ड्रॉप पूछ रहे हैं, हम नीचे से निकाल रहे हैं, हम h के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कोई फॉर्मूला होता नहीं कॉनिकल शेप में, फ्रस्टम का होता है वो, तो ठीक है समझ में आ गया ना। हाँ तो फिर आप देखिए ये यहाँ पर हमारे पास हमें dh/dt फाइंड करना है, कब, जब h की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20/π के बाद 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, h इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, तो 20
अपॉन पाई, और 7.5 को लिख सकते हो आप 15/2 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो 20/पाई आया, 15 आया, 15 आया, 2 आया, 2 आया, 3 के साथ 4 आया। तो हमारे पास आया ये 4 4 जा 16 अपॉन 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपने फाइंड किया है वाटर लेवल किस स्पीड से ड्रॉप हो रहा है।